3, 2, 1. चला जा भो। ये कहानी मिचियो की है, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है। हमेशा अपने घर में गेम खेलता रहता और बस पड़ा रहता। मिचियो की जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो लैबिरिंथ को क्लियर करता और लड़कियों के साथ अपने हारेम को बनाता। तो आइए जानते हैं मिचियो की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत एक अस्तबल से होती है, जहाँ पे मिचियो एक अस्तबल के अंदर जागता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। मिचियो कहते कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं अपने घर में गेम खेल रहा था। और मिचियो को लग रहा होता है कि एक वीआर गेम है जो कि वर्चुअल रियलिटी की तरह है। वो आगे बढ़ता और उसे सैंडल दिखाई देते और बगल में ही घास के अंदर उसे काफी ज्यादा ताकतवर तलवार दिखाई देती है, जिसके स्टैट काफी हाई होते हैं, जिसके साथ ही उसे लेवल 1 थीफ का दर्जा मिल जाता है। मिचियो कहते कि चलो अब बाहर चल के देखते कि ये गेम कैसा होगा। पर मगर जब वो बाहर निकलता है तो वो सामने की तरफ देखता है, जो गाँव के लोग थे वो चोरों से अपने गाँव को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मिचियो को पता होता है जो ये गाँव वाले हैं उन चोरों के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो उनका बॉस होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर था और उसके पास काफी ताकतवर थीफ बैंडाना होता है। और थोड़ी देर बाद होता भी ऐसा ही है, जहाँ पे सारे गांव वाले मरने लग चुके थे और जो चोर होते उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहे होते हैं। मिचियो देखता है कि जो उनका बॉस है उनका ध्यान भटक रखा है, तो वो पीछे से उस बॉस को जान से मार देता है। जब सारे चोर देखते हैं कि उनका बॉस मर चुका है तो वो रिट्रीट करने लग जाते हैं, पर मगर मिचियो उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक एक कर कर सारे के सारे चोरों को मार डालता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उसके सांसें फूल नहीं जाती। थोड़ी देर की शांति के बाद वहाँ पे विलेज चीफ आते हैं, जो कि कहते हैं कि मैं दरअसल इस विलेज का चीफ हूँ। यंग लड़के, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गांव को इन चोरों से बचाने के लिए। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा। और वो मिचियो को एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ पे चोरों से बरामद किए गए सारे हथियारों को रखा गया था। और वो बताते हैं कि जब गाँव वाले अपना हिस्सा ले लेंगे तो बाकी बचा सामान तुम्हें दे दिया जाएगा। पर मगर मिचियो नोटिस करता है कि जो उस बॉस का बैंडाना था उसे नकली बैंडाना से बदल दिया गया होता है। इस बारे में वो विलेज चीफ से पूछता है। वो बताते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मगर अभी जाके तुम कमरे में आराम कर सकते हो। जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। अब मिचियो रूम के अंदर आराम कर रहा था, पर मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इस गेम को लॉग आउट कैसे करना है। और वो हर एक कमांड वॉइस का यूज करता है जो उसे पता होता है, पर मगर तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। और हमारा लड़का याद करता है कि जब उसने गेम को शुरू करा था उसे चेतावनी दी गई थी कि वो गेम को लॉग आउट नहीं कर सकता। और वो समझ जाता है कि उसी की वजह से वो इस वर्ल्ड में अब फंस चुका है। तभी वहाँ पे विलेज चीफ सोमारा आ जाती है और कहती कि मैंने तुम्हारे नहाने का बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन मिचियो अभी भी अपने मन में बोल रहा था कि अगर मैं इस वर्ल्ड में अब फंस चुका हूँ तो मुझे इस वर्ल्ड को असली मानना पड़ेगा। पर मगर मैंने रियलिटी में अब काफी लोगों को मार दिया है। पर मगर वो खुद को शांत करता है, कहता है कि इस वर्ल्ड का नियम यही है कि अगर तुमने दूसरे को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। और वो खुद को शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद सोमारा को वो पर्सन मिल जाता है जिसने की हैंकरचीफ को चुराया था। और जब हमारा लड़का उस बैंडाना को पकड़ता है तो वो असली होता है। विलेज चीफ पूछती कि आखिरकार इसे सजा क्या दी जाए। मिचियो बताता है कि वो आपके गांव का पर्सन है, तो आपके जो गांव का रूल होगा उसके हिसाब से उसे सजा दे सकती हो। सोमारा थोड़ी दुखी हो जाती है और वो पलटकर उस पर्सन के इंटेलिजेंट कार्ड को बदलने लग जाती है। मिचियो कहता है कि आखिरकार आप क्या कर रही हो। सोमारा बताती है कि मैंने उस पर्सन को नॉर्मल ह्यूमन से आप स्लेव बना दिया है। दरअसल हमारे गाँव का यही नियम है कि हमने अगर चोर को पकड़ लिया तो उसको स्लेव बना के बेच दिया जाता है। और स्लेव को बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसके दो हिस्से करे जाते हैं। पहला हिस्सा उस पर्सन को मिलता है जिसके घर पे उसने चोरी करी, और दूसरा हिस्सा उस स्लेव के घर वालों को मिलता है जिसने कि अपना एक सदस्य खो दिया। मिचियो नोटिस करता है कि सोमारा चाहता था कि मिचियो नरमी बरते, पर मगर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तब सोमारा मिचियो को बैंडेड इंटेलिजेंट कार्ड देती है और बताती कि इसके साथ हम बैंडेड्स को बेच सकते हैं। और वो उसे बली सिटी के 19 में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हैं। और मिचियो उन चोरों के हथियार को यहाँ पे बेच सकता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो बली सिटी के लिए निकल चुके होते हैं, जहाँ पर मिचियो नोटिस करता है जो सिटी है वो काफी ज्यादा चहल पहल से भर रखी है। और वो लोग नाइट स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक औरत बताती कि दरअसल 2 बैंडेड के ऊपर रिवॉर्ड को रखा गया था, पर मगर उससे पहले तुम्हें मुझे अपने कार्ड को दिखाना होगा। मिचियो कहते हैं कि ठीक है, और जो अपने हाथ को आगे करता है उसका कार्ड खुल जाता है। और मिचियो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि गेम ने उसका साथ दिया। और
और वो औरत उसके पेमेंट को दे देती है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है दरअसल ये गलियां सेफ नहीं है। यहाँ पे काफी सारे चोर और काफी सारे लड़ाकू आदमी छुपे रहते हैं। पर मगर मिचो को पता चलता है कि वो स्लेव मर्चेंट के घर के पास पहुंच चुके हैं, जिसको देख के मिचो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वहाँ का मालिक एलन बाहर निकलता है और बताता है, क्या तुमने इतने सारे बैंडेट्स को मार गिराया, यानी कि उन चोरों को। मिचो कहता है कि हाँ, दरअसल जो वो बैंडेट थे काफी ज्यादा कमजोर थे, और वो सोमारा के लेटर को दिखाता है एलन को। तो एलन को यकीन हो जाता है कि मिचो सच कह रहा है। अब थोड़ी देर उनकी बातें चलती है और मिचो उस पर्सन को सेल कर देता है जिसने की बैंडाना को चुराने की कोशिश करी थी। इसके बदले मिचो को 30,000 मिलते हैं। लेकिन बेचारा मिचो काफी ज्यादा उदास होता है। वो कहता है कि मेरे को इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मगर मुझे जल्दी ही यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। और जब मिचो जाने वाला था, पर मगर तभी एलन बाहर निकलता है, कहते हैं कि मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो कम्प्लीटली अलग जगह होती है। मिचो अपने मन में कह रहा था कि एलन के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी एलन कहता है, मिचो मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्लेव्स को खरीद लो जो कि तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मिचो काफी ज्यादा शॉक में होता है सुनने के बाद। एलन बताता है कि दरअसल जो मेरी कंपनी है वो ऐसे स्लेव को बेचते हैं जो कि घर के काम के साथ साथ तुम्हारी बॉडी की नीड्स को ही पूरा करते हैं। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। पर मगर तभी वहाँ पे एक मेड आती है जिसने की मिचियो को चाय दी थी। पर मगर जैसी मिचियो से देखता है वो तो उसे प्यार कर बैठता है, क्योंकि वो लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है। और दरअसल इस लड़की का नाम रॉक्सन होता है। जब वो वहाँ से हटती है, एलन समझ जाता है कि मिचियो को पसंद आ चुकी है और वो पूछता है कि तुम्हें रॉक्सन पसंद आई, और वो उसे बताने लग जाता है रॉक्सन के बारे में कि वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा काबिल मेड है। मिचियो एलन से कहते हैं कि सर क्या कोई मेड हमें धोखा भी दे सकती है। एलन बताते हैं कि दरअसल स्लेव की लाइफ उनके मालिक से जुड़ी होती है। अगर उनका मालिक मर गया तो वो भी मारे जाएंगे, अगर वो लोग भाग गए तो वो खुद ब खुद बैंडेंट बन जाएंगे। एलन बताता है दरअसल जो रॉक्सन है वो वुल्फ स्किन वॉरियर है जो कि डंजन के अंदर काफी ज्यादा काम आते हैं। एलन ये भी बताता है कि दरअसल रॉक्सन वुल्फ वॉरियर है, अगर तुम उसके साथ कुछ करते हो तो वो प्रेग्नेंट नहीं होने वाली, क्योंकि तुम ह्यूमन हो और वो नॉन ह्यूमन है। इसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिचियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। पर मगर जब एलन उसे बताता है कि अगर तुम रॉक्सन को नहीं खरीदोगे तो मैं उसे किसी और को बेच दूंगा, और जो सब चीजें मैंने तुम्हें बताई है कि तुम उसके साथ कर सकते हो वो कोई और करेगा। इसके बाद मिचियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है नहीं, मैं उसे नहीं खो सकता। आखिरकार उसका प्राइस कितना है? एलन बताता है कि उसका करीब 4 लाख से ऊपर का प्राइस होगा। मिचियो कहता है 4 लाख, पर मगर मेरे पास इतने नहीं है। एलन कहता है अरे यार, खरीदने वालों की कमी थोड़ी ना है, मैं उसे किसी और को बेच दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जब वो लोग बाहर निकल रही थी, मिचियो की नजर फिर से रॉक्सी पे पड़ जाती है। यहाँ पे एलन उसकी टांग खींचते हुए कहता है अरे यार, तुम इससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हो। मुझे पता है कि रॉक्सी बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हारा 5 दिन तक वेट करूँ? अगर तुम 5 दिन तक नहीं आए तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। रॉक्सी, मिचियो को तुम बहुत ज्यादा पसंद आई। तभी जो रॉक्सी होती है मिचियो के पास जाके कहती कि आपका शुक्रिया। अब जब हमारा लड़का जा रहा था तो वो अपने मन में सोचता है कि रॉक्सी को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जब हमारा मिचियो अपने होटल में पैसे गिन रहा था, उसे पता चलता है कि उसके पास 70,000 रुपए कम है। तो वो याद करता है कि एलन ने उसे कहा था कि 2 दिन पहले यहाँ पे एक डंजन खुला है। तो वो डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाके कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करेगा, ताकि जो उनकी लूट मिले उससे वो रॉक्सी को खरीद सके। मिचियो कहता है कि अभी मेरे पास 5 दिन है, तो मैं रॉक्सी को अपना बनाने के लिए डंजन में जाऊंगा। लेकिन उसको चिंता हो रही होती है। दरअसल जो उसकी स्वॉर्ड है काफी ज्यादा महंगी है, तो लोग उसके ऊपर से चुराने के लिए हमला जरूर करेंगे, जिसके कारण वो अपने कैरेक्टर को रिस्टार्ट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को छुपा देता है। थोड़ी देर बाद मिचियो मार्केट में आ रखा था ताकि वो अपने लिए एक सूटेबल स्वॉर्ड को खरीद सके। और जब वो शॉप के अंदर स्वॉर्ड्स को देख रहा होता है, शॉप ओनर बताता है कि यहाँ पे जितनी भी स्वॉर्ड है भी एक प्राइस के है। तो मिचियो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक एम्प्टी स्वॉर्ड होती है, जिसे खरीदने के बाद उसके अंदर वो बाद में स्किल डाल सकता है। तो वो उसे खरीद लेता है और शॉप ओनर को कहता है कि मेरे को सेफ्टी गियर भी दे दो। अब जंगल के अंदर मिचियो डंजन का दरवाजा ढूंढ रहा होता है, पर मगर वो नोटिस करता है कि कुछ लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर रहे हैं और वो सभी एडवेंचर होते हैं। उनके अंदर जाने के बाद मिचियो अपनी सपोर्टिंग तलवार को अंदर रख देता है और अपनी मेन तलवार को बाहर निकाल के डंजन के अंदर जब जाता है, वो देखता है कि डंजन के अंदर लाइटें कम होती है और जो फ्लोर होती है वो चमक रही थी। तो अपने स्टैट को चेक करता है, उसे पता चलता है कि दरअसल अब वो एक एक्सप्लोरर बन चुका है। और वो याद करता है जब अस्तबल के अंदर उसने एक चप्पल को चुराया था तब वो एक थीफ बन चुका था। तो ये बात जाहिर सी है कि अगर मैं डंजन के अंदर आऊंगा तो मैं एक एक्सप्लोरर बन जाऊंगा। और वहाँ पे एक हीरो का रैंक भी होता है जिससे कि वो
अपनी दूसरी जॉब के तौर पे चुन लेता है और तीसरी जॉब पर वो एक्सप्लोरर को रख देता है। और जब मिचियो आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि डंजन्स के भी लेवल है और जैसे लेवल बढ़ेंगे और ताकतवर मॉन्स्टर आएंगे तभी इसके सामने एक पेड़ जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन मिचियो आगे बढ़ के उसे एक ही स्विंग में काट देता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मेरी स्वॉर्ड की पावर है। अब उस मॉन्स्टर की एक छोटी सी टहनी नीचे गिर जाती है जिससे कि मिचियो उठा लेता है। अब जब मिचियो आगे बढ़ रहा था उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। मिचियो को तभी याद आता है कि उसकी स्किल में एक ओवर सी नाम की स्किल भी थी और वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे मिचियो अब उस मॉन्स्टर के अटैक को आराम से देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला था उसकी फाइटिंग विल पावर खत्म हो जाती है और वो बस चाह रहा होता है कि रॉक्सिन कब उसकी बाहों में आएगी। लेकिन अचानक से मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो मिचियो होता है उसे एक ही स्विंग में काट डालता है। मिचियो नोटिस करता है जैसे उसने उस स्किल का यूज करा उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी थी, यानी कि जो उसकी एमपी होती है वो काफी ज्यादा लो होती है। वो डिसाइड करता है मैं तब तक कोई स्किल का यूज नहीं करूंगा जब तक मेरी एमपी काफी ज्यादा हाई ना हो जाए, क्योंकि अगर अभी मैंने स्किल का यूज करा तो मैं शारीरिक और मानसिक तौर पे पागल हो सकता हूँ। अब जब वो गिल्ड जाके उन शाखाओं को बेचता है तो उसे 273 रुपए मिले होते हैं, जिसको देख के वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कल जल्दी डंजन जाएगा। और अगली सुबह जब वो डंजन के लिए निकलता है उसके आसपास उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो अपने बोनस स्पेल टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है, सीधा डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो पहले तो खुश हो रहा होता है पर मगर बाद में वो परेशान होने लग जाता है क्योंकि उसके सामने काफी सारे ब्रांचेस वाले मॉन्स्टर होते हैं और वो उनसे फाइट कर रहा था, पर मगर प्रॉपर फाइट वो नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी सारी एमपी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है उसकी सारी जॉब्स में लेवल अप हो चुका था, तो वो सोचता है कि मैं इनसे बचने के लिए डंजन की और गहराई में जा सकता हूँ। पर मगर तभी उसे एक दीवार की तरफ सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर की एक और लेयर है। और जैसे वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था पर मगर उसके पीछे तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है। मिचियो उससे बचने में कामयाब तो होता है पर मगर दूसरा ट्री मॉन्स्टर से दूर पटक के मारता है। मिचियो कहते कि अगर मैं यहाँ पे रुका तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, पर मगर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? और वो कहता है कि भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, ये मेरे को नहीं जाने देंगे, तो मुझे इन सभी को यहाँ पे खत्म करना होगा। और वो अपनी स्वॉर्ड की एचपी अब्जॉर्प्शन स्किल से सोच रहा होता है कि मैं अपनी एचपी को एडजस्ट कर लूं। और वो आगे बढ़ के मॉन्स्टर को काटते हुए उनकी स्पीड कम करने के लिए ओवरवेलमिंग का यूज करता है, जिससे उसकी एचपी और ज्यादा लो हो जाती है। पर मगर वो कहता है कि ये मेरा नया जन्म है, अगर यहाँ पे मैं लड़ते हुए मारा गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर मगर मुझे अपने आखिरी दम तक कोशिश करनी होगी। और वो अपनी पूरी जान लगा के सभी मॉन्स्टर को खत्म करके सीक्रेट चेंबर से बाहर निकलते हुए कहता है कि आज तो मैं बच गया, पर मगर हमेशा जो मेरा लक है वो मेरा साथ नहीं देगा। मिचियो घर जा रहा होता है पर मगर वो बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रहा था। पर मगर आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक बैंडेड का ग्रुप घूम रहा था जिनको कि लोगों ने पकड़ लिया, पर मगर उनके बाकी साथी दूसरी सिटी और विलेज पे हमला कर रहे थे। पर मगर हमारा लड़का डर जाता है सुनने के बाद और वो कहते हैं कि शायद ये उनके ही साथी जिनको कि मैंने हराया था और ये मेरे से बदला लेने आ रखे हैं। तो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ये बैंडेड थे? वो पर्सन बताते कि उसका लेफ्ट हैंड काट दिया गया था, जिससे कि मैं पता चला कि ये बैंडेड है। और मिचो ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और कहते हैं कि अगर बार बार मैं डंजन में जाता रहा तो मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा और वैसे भी वहाँ पे मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा हूँ, क्यों ना कुछ और करा जाए जहाँ पे मैं रॉक्सिन के और करीब जा सकूं। ये सब सोचने के बाद मिचियो घर आता है और वो अपने पैसे गिन के बोलता है कि अभी मेरे पास काफी कम पैसे हैं, अगर मुझे कम समय में जल्दी पैसे कमाने हैं तो मेरे को उन सारे बैंडेड को मारना होगा। और अब मिचियो के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे रोक्साना को अपना बनाने के लिए। मिचियो याद करता है जब मैंने पहली बार बैंडेड को मारा था तो मैं उन्हें धोखे से मार पाया था, पर मगर अब ऐसा नहीं होने वाला, मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। मिचियो बाजार के अंदर होता है और वो अपने आइडेंटिफाई का यूज कर रहा था सबके ऊपर ताकि उसे पता चल सके कि इनमें से कोई बैंडेड है या फिर नहीं, पर मगर सबके सब एडवेंचर या तो विलेजर होते हैं। मिचियो याद करता है जब मैं विलेज से निकला था तो कार ड्राइवर ने मुझे बताया था कि अंधेरे की तरफ कभी मत जाना क्योंकि वहाँ पे सारे बैंडेड होते हैं और क्राइम करने वाले लोग भी वहीं पे रहते हैं। मिचियो सोचता है कि मेरे पास यही मौका है और वो टेलीपोर्ट का यूज करके स्लम्स के अंदर आ जाता है, पर मगर वहाँ के हालात काफी ज्यादा बेकार होते हैं और मिचियो को वहाँ से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी और मिचियो वहाँ पे ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता और अपने घर पे आके वो अपनी बॉडी को साफ कर रहा था और कहता है उस स्लम में इतनी बदबू आ रही थी कि मैं वहाँ पे रुक ही नहीं पाया और मेरे को अपनी बॉडी से भी अब घिन आ रही है। मिचियो नोटिस करता है कि वो पहले से ताकतवर हो चुका है क्योंकि उसने 2 बार टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करा आज, पर मगर उसका माना बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ होता और उसके मन में चल रहा था कि अगर बैंडेड से मेरी फाइट हुई तो मैं कुछ बैंडेड को आराम से संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद जब मिचियो अपने होटल से बाहर निकल रहा था वहाँ का ओनर कहता है क्या तुम फिर से लैब्रिंथ में जा रही हो? मिचियो कहते कि हाँ और वो अपनी रूम की चाबी उन्हें दे देता है। ओनर कहते कि तुम काफी ज्यादा मेहनत
कर रहे हो तो मुझे लगता है जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब मिचियो वापस इस स्लम एरिया में आ चुका होता है और वो अपने डिटेक्शन एबिलिटी का यूज कर बैंडेड को ढूंढ रहा था, पर मगर अभी भी सारे विलेजर उसे दिखाई दे रहे थे। वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा था कि रात को यहाँ पे बैंडेड बाहर निकलते होंगे, पर मगर मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो एक गली को पकड़ता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो रेड लाइट एरिया में पहुंच चुका था। मिचियो को लगता है कि ये अच्छा हुआ, मेरे को लगता है कि यहाँ पे मुझे बैंडेड मिल जाएंगे। काफी देर वहाँ पे घूमने के बाद फाइनली मिचियो को एक टकला बैंडेड मिल जाता है और वो कहता है कि अरे वाह, अब जब ये बैंडेड अपने बेस में जाएगा तो मैं इसका पीछा करूंगा। और वो ऐसा ही करता है। जो वो टकला बैंडेड होता है वो अपने काफी सारे दोस्तों के पास पहुंच चुका था। कहता है कि पर इतनी दूर से मैं उनकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। तो वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर उनके पीछे जाके उनकी बातें सुन रहा था। वो यूगो नाम के बैंडेड के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी तुरंत मिचियो को याद आता है जिस बैंडेड का इसने सर काटा था और जो बैंडेड का लीडर था उसका नाम भी यूगो था और वहाँ पे यूगो का एक साथी भी होता है। तो मिचियो डिसाइड करता है कि वो इन सारे बैंडेड को मार गिराएगा। ये सोचने के बाद मिचियो वापस से अपने होटल आ चुका होता है, जहाँ पे ओनर कहते हैं कि अरे वाह, तुम वापस आ चुके हो, तुम वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। और जब मिचियो खाना खा रहा था तो वो ओनर से बैंडेड के बारे में पूछता है। होटल ओनर बताता है कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मगर मुझे इतना पता है कि बैंडेड का लीडर अब मारा जा चुका है। तो बैंडेड सारे लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि कौन नया लीडर बनेगा। पर मगर इतनी ही बात नहीं है, दरअसल अलग अलग ग्रुप आके भी लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी लीडर बनना है। अब मुझे लगता है कि एडवेंचर्स और गिल्ड के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। रात को मिचियो सोता है पर मगर उसे ढंग से नींद नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो काफी जल्दी उठ जाता है और कहता है कि मुझे किसी बैंडेड को पकड़ के उससे बात करनी होगी ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। साथ ही अपने साथ थीव बैंड को रख लेता है ताकि वो आराम से बात कर सके। और मिचियो उसी बैंडेड के पास पहुंच चुका होता है और मिचियो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मगर वो बैंडेड कहता है कि आखिरकार तू है कौन और तू इतना सस्पिशियस क्यों लग रहा है। मिचियो कहता है कि वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है और वो उसको वही थीव बैंड दिखाने लग जाता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें इसे एक गोल्ड कॉइन में दे दूंगा, इसके बदले तुम मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देना। इसके लिए वो बंदा तुरंत ही मान जाता है। तभी हमारा लड़का कहता है कि अच्छा, तो मेरे को लगता है कि इसकी प्राइस कुछ ज्यादा ही होगी, जिस वजह से मान चुका है। जो कहता है क्या तुम मुझे बताओगे यूको के बारे में। पर मगर वो कहता है कि वो मेरा एक दोस्त था जो कि आज से 7-8 दिन पहले मारा जा चुका है। मिचियो ट्राई करता है कि वो उसे और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बैंडेड कहता है कि यहाँ पे बात नहीं करती, क्या तुम मेरे कमरे में चलोगी। और वो बैंडेड एक कमरे के अंदर देखता है। मिचियो को पता होता है कि उसके अंदर इसके कई सारे साथी छुप रखे हैं। तभी वो बैंडेड कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहाँ पे मैंने पैसे भी रखे हैं, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। जैसे ही मिचियो उस बैंडेड के साथ उसके कमरे में आता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर मगर मिचियो उसके हमले को डॉज कर देता है। वो बैंडेड बताता है कि तुम्हारे पास थीव का बैंडाना है, ये तुम मुझे दे दो, इसकी वजह से बैंडेड का लीडर बन जाऊंगा। मिचियो कहता है कि अरे मुझे पता था कि तुम्हें स्टार्टिंग से बैंडाना चाहिए, जिस वजह से मैंने तुम्हारे कमरे में पीछा करा ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकूं। और मिचियो उस थीव के बैंडाना को जला देता है और तुरंत ही बैंडेड को बीच से काट देता है। साथ ही साथ वो उसके हाथ को भी काट देता है ताकि इसका इंटेलिजेंट कार्ड बाद में निकाल सके। और वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पे बाकी इसके साथी सो रखे होते हैं। वो मिचियो उनके पास जाता है, उनका सर का पता करता है किस तरफ है और सबको आराम से मार देता है बिना कुछ शोरगुल करे और धीरे धीरे सबके हाथ को काट के अपने पास रख लेता है। पर मगर जब वो एक बैंडेड को मार रहा था तो वो थोड़ी सी आवाज कर देता है। मिचियो काफी ज्यादा डर चुका था। एक बैंडेड को काफी ज्यादा अजीब लगता है तो अपनी तलवार उठा के हवा में चलाना शुरू कर देता है। मिचियो कहता है कि अगर मेरे को जिंदा निकलना है तो मेरे को अभी यहाँ से भागना होगा, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। और जब वो गेट से बाहर निकल रहा होता है वो जाते जाते एक और बैंडेड को मार देता है। मिचियो कहता है कि मुझे अभी निकलना होगा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और तुरंत ही वो लैब्रिंथ के अंदर टेलीपोर्ट कर जाता है। बाकी दूसरी और जो बैंडेड होते हैं वो मिचियो को ढूंढ रहे थे और वो लैब्रिंथ के अंदर कुछ पेड़ वाले मॉन्स्टर्स को ही मारता है ताकि जो उसका माना है वापस से रिगेन हो जाए। और जब उसका माना रिकवर हो जाता है वो लैब्रिंथ से भी टेलीपोर्ट करके बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने कुछ बैंडेड को मार दिया। पर मगर ये इस वर्ल्ड की आम बात है और अगर ये मेरे वर्ल्ड में होता तो पुलिस और बाकी लॉ मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ते, लेकिन इस वर्ल्ड में मुझे खुद से खुद को बचाना होगा। मिचियो अपने होटल में आ चुका था और कहते कि कल मैं गिल्ड में जाकर इनके रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लूंगा और फाइनली रॉक्साना मेरी होगी। और अगली सुबह मिचियो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहते कि मेरी नींद भी पूरी हो चुकी है। तो मिचियो डिसाइड करता है कि अब वो वहाँ पे जाएगा और अपनी बाउंटी को क्लेम कर लेगा। मिचियो गिल्ड में पहुँचता है, उसे वहाँ पर वही नाइट दिखाई देता है जिससे कि उसने पहली बार अपनी रिवॉर्ड को लिया था। तभी वो बताता है कि मैंने कुछ बैंडेड से लड़ाई करी और मैंने उन्हें मार दिया। तभी वो उसका इंटेलिजेंट कार्ड को देखते हैं और बताते कि सब कुछ ठीक है, आप थोड़ी देर यहीं पे रुको और ये इंटेलिजेंट कार्ड मेरे को दे दो, मैं आपकी बाउंटी को लेकर आता हूँ। और वो नाइट अंदर चला जाता है। मिचियो की सांस में सांस आती है और वो कहता है शुक्र है कि इसने मेरे से कुछ नहीं पूछा। देर बाद वो नाइट बाहर आकर बताते कि इनमें से 2 बैंडेड के ऊपर प्राइज रखा गया
था। और ये रहा तुम्हारा पे आउट। और हमें दिखाया जाता है कि मिचो जब पैसे गिनता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसमें 7 गोल्ड कॉइन होते हैं और वो कहता है कि फाइनली मैं अपनी रॉक्साना को अब खरीद सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो एलन के पास पहुंच चुका था। एलन सारे पैसों को गिनते हुए कहता है कि ये पूरे हैं, कांग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारी रॉक्साना को तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ। काफी ज्यादा नर्वस हो रखा होता है। थोड़ी देर बाद रॉक्साना को लेके आ गया था और एलन कहता है कि रॉक्साना उसके पास जाके खड़ी हो जाओ। और वो उन दोनों के इंटेलिजेंट कार्ड देखकर मास्टर और स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है। लेकिन मिचो रॉक्साना की खूबसूरती में ही खो रखा था। वो कहता है कि कितनी सुंदर लग रही है। एलन कहता है कि मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया है, तुम देख सकते हो। मैं रॉक्साना के कार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा था कि रॉक्साना और वो 16 साल की थी और वहाँ पे ओनर कागा मिचियो होता है। मिचियो के मन में चल रहा था कि पहले मुझे लगा कि जो एलन है वो फ्रॉड होगा, पर मगर अब लगता है वो फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिचियो रॉक्साना को लेके अपने होटल में आ चुका था। ओनर कहते कि अरे वाह, इसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। मिचियो कहते कि हाँ, और वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि रॉक्साना काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती है। मिचियो कहते कि तुम डरो मत, अपना सामान रख के तुम आराम से बैठ सकती हो। लेकिन जो रॉक्साना होती है वो अभी भी काफी ज्यादा नर्वस हो रखी थी कि वो क्या करे। लेकिन तुरंत ही मिचियो की नजर रॉक्साना के कानों पे जाती है। वो कहता है कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं रॉक्साना, क्या मैं तुम्हारे कानों को छू सकता हूँ? रॉक्साना कहती कि हाँ, मैं आपकी स्लेव हूँ और आप मेरे को जो भी ऑर्डर दोगे मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती। और रॉक्साना मिचियो की बगल में बैठ रखी होती है जहाँ पे मिचियो उसके कानों को छू रहा था और अपने मन में कहता है कि अरे वही तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, कहीं मेरे को इसकी एडिक्शन ना लग जाए। रॉक्साना कहती कि मास्टर, क्या आपको मैं आगे भी मास्टर बुलाऊं? मिचियो रॉक्साना के कान को छोड़ देता और अपने मन में कहता है कि अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो वो मेरे से डरना शुरू कर देगी। तो मिचियो से सच सच बताना शुरू करता है कि दरअसल जो मेरा होमलैंड है वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे सच बताऊंगा कि दरअसल ये दुनिया पूरा एक गेम है तो ये मेरी बातों पे शायद यकीन ना करे। मिचियो से बताता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो फ्यूचर में तुम मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कैसे काम करती है। तो रॉक्साना, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के बारे में मुझे बताओ और हाँ, तुम याद रखना कि हम आगे से लैबिरिंथ के अंदर जाएंगे और तुम्हें वहाँ पे फाइट भी करनी होगी। तो रॉक्साना कहती कि ठीक है मास्टर, और आगे फ्यूचर में आने वाली जो आपकी लड़ाई होगी मैं उसमें आपका पूरा साथ दूंगी। और अब वो अपने कपड़े रखने लग चुकी थी कबर्ड में। मिचियो कहते कि रॉक्साना, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी चप्पल कहाँ पर गई? रॉक्साना बताती कि मेरे पास कोई भी चप्पल नहीं है, मैं तो नंगे पैर आई हूँ वहाँ से यहाँ तक। दरअसल जो स्लेव्स होते हैं उन्हें कुछ भी पहनना अलाउड नहीं होता पैरों में जब तक कि उनके मास्टर उन्हें अलाउ नहीं कर देते। मिचियो कहते कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये नोटिस नहीं करा। और वो अपने सैंडल उतार के रॉक्साना को दे देता है। जैसे रॉक्साना उसे पहनती है तो वो उसके पैरों के हिसाब से खुद ही फिट हो जाते हैं। रॉक्साना मिचियो का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि मास्टर, आपने मुझे पहला गिफ्ट दिया है, इसे मैं संभाल कर रखूंगी। लेकिन मिचियो कभी भी रॉक्साना काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है तो वो उसे हक कर लेता है, पर मगर अब भी वो उसे थोड़ी परेशान लग रही होती है। तो मिचियो कहती कि चलो हम बाहर चलते हैं शॉपिंग करने, और वो कुछ हथियारों को लेने आ रखे होते हैं जहाँ पर रॉक्साना अपने बेस्ट शील्ड को चुनती है और अपने कुछ हथियारों को भी। अब वो दोनों कपड़े खरीदने आ रखे होते हैं जहाँ पे मिचियो कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद सकती हो। जहाँ पे रॉक्सन 2 कपड़ों को चूज करती है और कहती कि मास्टर, इसमें से मैं क्या लूं? मिचियो उसकी कंफ्यूजन को दूर करके एक को सिलेक्ट कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तुम्हें पता है ना आज एक स्पेशल डे है। रॉक्सन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती कि मास्टर, मुझे अंडरवेयर चाहिए, मेरे पास सिर्फ एक ही है जो कि मैंने पहन रखा है। मिचियो कहते कि ठीक है, तुम 2 ले सकती हो। वो वापस अपने होटल में आ चुके होते हैं और वो कहता है कि रॉक्सन, तुम बैठ जाओ आराम से अब। पर मगर वो जमीन पे बैठ जाती है। मिचियो कहते कि तुम नीचे क्यों बैठी हो, और वो उसे बैट पे खींच लेता है। पर मगर मिचियो थोड़ा नॉटी होने वाला था उससे पहले रॉक्साना खड़ी होती हुई कहती कि मास्टर, रात होने में थोड़ा समय है, तो क्या मैं आपके हथियारों को पॉलिश कर दूं? मिचियो हाँ करता है और उसने उसको एक स्वॉर्ड दे दी होती है जहाँ पे मिचियो पूछता है कि रॉक्साना, इस स्वॉर्ड में कुछ कमी है? वो कहती कि नहीं, ये स्वॉर्ड अच्छी है, पर मगर हमें हमेशा हमारे हथियारों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी से फाइट करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी हमारे हथियारों पे टिकी होती है। मिचियो अपने मन में कहता है कि रॉक्साना काफी ज्यादा काम की है और वो सच कह रही है, मैंने कभी भी अपने हथियारों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रॉक्साना कहती कि मास्टर, आप खाना खा सकते हो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीजों को मेंटेन करने में। मिचियो कहते कि हम दोनों साथ में भी तो खा सकते हैं, या फिर ऐसा है कि तुम मेरे साथ खाना खाना नहीं चाहती? रॉक्साना कहती कि नहीं मास्टर, ऐसी बात नहीं है, पर मगर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे लगा कि आपको भूख लग रही होगी। मिचियो कहते कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, तो तुम अपने काम को निपटा सकती हो। अभी रॉक्साना ऑलिव ऑयल को निकालती है और कहती है कि मास्टर, जो मेरा पुराना अंडरवेयर था हम उसको काम में लेके आ सकते हैं। और वो अपने अंडरवेयर को निकाल कर उसमें ऑलिव ऑयल लगाती है और अपनी तलवार को साफ करने लग चुकी थी। आई, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे को ऐसे एनिमे एक्सप्लेन करने के लिए मत कहा करो यार। और आप बोलोगे
होंगे कि आपको किसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा। मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था शंकर नरेश का, और ये लड़का मेरे पीछे काफी दिनों से पड़ रखा था। इसने कहा था कि मेरे को ये एनिमे देखना है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार ये इसने क्यों कहा था। मिचियो कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। तभी रॉक्साना बताती कि जो आपके इक्विपमेंट होते हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और वो काफी ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। तभी वहाँ पे होटल ऑनर आ जाता है जो कि 2 जनों के लिए हॉट वाटर लेके आया था ताकि वो अपनी बॉडी को वॉश कर सके। मिचियो को पता होता है कि अब क्या होने वाला है, तो बेचारा भाई वो तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रखा था। अब थोड़ी देर बाद जो हमारी रॉक्साना होती है मिचियो की कमर को साफ कर रही थी। मिचियो कहता है कि तुम भी अपने कपड़े उतार सकती हो, मैं भी तुम्हारी कमर को साफ कर दूंगा। पहले रॉक्साना तो थोड़ी हिचकिचा रही होती है, पर मगर उसके मास्टर का ऑर्डर होता है तो वो अपने कपड़े खोल देती है, जहाँ पे मिचियो अब उसकी सफाई करने लग जाता है और कहता है कि जो तुम्हारी बॉडी की स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। थोड़ी देर बाद रॉक्साना मिचियो के सर को धो रही होती है। अब मिचियो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो रॉक्सिन को कहता है कि जब भी मैं रात को सोऊंगा तो तुम मुझे किस करके गुड नाइट बोलोगी, और जब मैं सुबह उठूंगा तब भी तुम मुझे किस करोगी। रॉक्सिन इसके लिए मान जाती है और हमें दिखाया जाता है कुछ इनके एपिक मोमेंट्स को, जहाँ पे भाई इनका भी T20 शुरू हो जाता है। और क्या बोलूं यार, इससे आगे मैं हमें अगली सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक्साना मिचियो किस करके जगाती है और कहती कि मास्टर में जाना था। मिचियो बेचारा तो कुछ और करने की तैयारी कर रहा था, पर मेरे को उसे पता होता है कि अगर वो लेट गए तो जो बाकी एडवेंचर है उनसे पहले बाकी मॉन्स्टर को खत्म कर देंगी। मिचियो पूछता है कि रॉक्साना हम अपनी एम्प्टी स्वॉर्ड के अंदर कैसे बाकी स्किल्स को डाल सकते हैं। रॉक्साना बताती है दरअसल जो मॉन्स्टर के कोर होते हैं वो स्किल के आधार पे होते हैं, यानी कि अगर कोई मॉन्स्टर फायर मैजिक का यूज कर सकता है तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो फायर मैजिक का होगा, जिसको कि आप अपनी स्वॉर्ड में मर्ज करके उसे फायर स्वॉर्ड बना सकते हो। पर मगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ब्लैक स्मिथ रखना होगा। तो वो पूछता है कि हम किसी ब्लैक स्मिथ को रख सकते हैं, पर मगर वो मना करती है और बताती कि काफी सारे जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो फ्रॉड होते हैं और उनमें से कई सारे डायरेक्ट ट्रैक नहीं कर पाते। वो दोनों निकलने के तैयार हो चुके होते हैं, जहाँ पर मिचियो उसे लेदर का एक आर्मर देता है, पर मगर वो लेदर आर्मर की बॉडी परफेक्ट फिट हो जाता है। जहाँ पे मिचियो तो थोड़ा पागल सा हो गया था, पर मगर वो उसे अपनी पार्टी मेंबर बना लेता है। और वो लोग जब गिल्ड में पहुंचते हैं तो मिचियो एकदम से रॉक्साना को एक गली में लेके चला जाता है। रॉक्साना को समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे क्या करेंगी। तुरंत ही मिचियो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वो दोनों सीधा लेबिरिंथ के अंदर आ जाते हैं। रॉक्साना पूछती कि मास्टर हम कहाँ पर है, वो बताता है कि हम डंजन के अंदर है, वो भी पहले फ्लोर पर। उसे समझ नहीं आ रहा होता। मिचियो बताता है दरअसल जो एबिलिटी है ये काफी ज्यादा कम लोगों के पास होती है। रॉक्साना समझ जाती कि ये काफी ज्यादा रेयर एबिलिटी है, तो वो कहती कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और रॉक्साना बताती कि मास्टर सारे मॉन्स्टर इधर की तरफ है। तभी मिचियो पूछता कि तुम्हें कैसे पता। वो बताती कि मास्टर जो मेरी नाक है वो काफी ज्यादा तेज है और मैं एक डेमी ह्यूमन हूँ, जिस वजह से मैं किसी को भी सूंघ सकती हूँ। मास्टर आपके पास मैजिकल क्रिस्टल है। तभी मिचियो पूछता है मैजिकल क्रिस्टल ये क्या होता है। अक्सर बताती कि दरअसल एक मॉन्स्टर खत्म करने के बाद जो उसकी बॉडी से निकलता है उसे मैजिकल क्रिस्टल कहते हैं, जिससे कि हम मैजिक पावर का यूज कर सकते हैं। उसके बिना मैजिक पावर का यूज करना मुमकिन नहीं होता। मिचियो पूछता कि आखिरकार कितने में बिकते हैं। तभी रॉक्साना बताती कि डंजन से निकलने वाली ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है जो कि काफी ज्यादा महंगा बिकती है। मिचियो को बताती है कि दरअसल हम गिल्ड से भी खरीद सकते हैं। मिचियो कहता है कि ठीक है हम बाद में से गिल्ड से खरीद लेंगे। तभी उनके सामने फिर से एक पेड़ वाला मॉन्स्टर आ जाता है। मिचियो उसे एक ही बारी में खत्म कर देता है। रॉक्सिन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है मिचियो की पावर को देखने के बाद, और थोड़ी देर बाद वो मिचियो के आगे चल रही थी, जहाँ पे मिचियो देखता है कि रॉक्सिन अपनी पूंछ को हिला रही है, यानी कि ये सब उसे बहुत ज्यादा खुश कर रहा है। ऐसे करते करते वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं और जब अपने होटल में आते हैं तो उन्होंने काफी ज्यादा पेड़ वाले मॉन्स्टर को मारा होता है। मिचियो कहते कि तुम्हारा शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। सन कहती कि मास्टर आपका शुक्रिया, किसी ने मेरे को ऐसे कभी नहीं बोला, क्योंकि हमेशा मैं जिन भी लोगों के साथ फाइट करने गई उन्होंने मेरे को पीछे रह के फाइट करने के लिए कहा। और वो उसे कहता है कि तुम जब चाहे जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ चिंता मत करो, तुम मेरे बगल में बैठ सकती हो, मैं खामखा तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ूंगा। हाँ ये बात तब तक है जब तक मुझे रोमांस करने का मन ना कर जाए। रॉक्सन कहती कि मास्टर ऐसी बात नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और तुरंत ही मिचियो उसे हक कर डालता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कानों को काटना है। तभी वो कहती कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करना, और मिचियो तभी उसके कानों के साथ खेलने लग जाता है। रॉक्सन बताती है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है जब भी आप मेरे कानों को छेड़ते हो। मिचियो बताते है कि दरअसल जो तुम्हारे कान है वो मोची की तरह है और ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, पर मगर रॉक्सन को नहीं पता होता कि आखिरकार मोची क्या है। माँ लड़का बताता है दरअसल ये मेरे होमलैंड का एक खाना होता है। रॉक्सन कहती कि मास्टर कभी आप अपने होमलैंड लौटोगे। मिचियो कहते कि मुझे नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ ही यहीं पे रहूंगा। रॉक्सन बताती कि दरअसल जब भी कोई आदमी अपने होमलैंड लौटता है तो अपने स्लेव को बेच देता है। मिचियो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बेचने वाला, तुम मरते दम तक मेरे साथ ही रहोगी। पर मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ और स्लेव को बाय
कर ले ताकि हमारे पार्टी में कुछ और मेंबर ऐड हो जाएं। लेकिन रॉक्सन कहती कि मास्टर पर मगर मिचियो बस चाह रहा था कि रॉक्सन अपनी मंजूरी दे दे ताकि उसकी पार्टी में वो और लड़कियों को ऐड कर सके। गाइस मैं आपको बता दूं जो उसकी ठरक है ये यहाँ से शुरू होने वाली है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अपनी पार्टी में करीब 7 से 8 लड़कियां ऐड ना कर दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब गिल्ड में आ रखे होते हैं जहाँ पे मिचियो 2 क्रिस्टल्स को खरीद लेता है। रॉक्सन बताती कि अपनी एबिलिटी के आधार पर अपने कलर्स को चेंज करने लग जाते हैं, जैसे कि आप 5 मॉन्स्टर मारोगे तो ये रेड हो जाएगा, 50 और 100 मॉन्स्टर को हराने पे पर्पल और 1 को हराने पे व्हाइट हो जाता है। हालांकि ज्यादातर एडवेंचर सिर्फ ग्रीन तक जा पाते हैं जो कि 10,000 है, पर मगर अगर वो ब्लू पे पहुंच गए तो समझ जाना कि उन्होंने 1 लाख मॉन्स्टर को मार रखा है। अब वो लोग डंजन में होते हैं जहाँ पे हमारा मिचियो आराम से मॉन्स्टर्स को मार रहा था। ये देखने के बाद रॉक्साना कहती कि मास्टर अब हमें अपर लेवल पे चलना चाहिए क्योंकि आपके सामने मॉन्स्टर टिक नहीं पा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद हमें और रेयर मॉन्स्टर मिलेंगे। मिचियो कहते क्या ऊपर जाने के बाद क्या जो लेब्रिंथ है वो नीचे की तरफ नहीं जाता? तभी उसे रॉक्साना बताती कि नहीं, दरअसल मास्टर अभी हम लेवल 1 पे हैं और इसके बाद लेवल 2 है। दरअसल जो डंजन होते हैं वो लिविंग क्रिएचर की तरह होते हैं जो कि इवॉल्व होते रहते हैं। छोटे फ्लोर पे वीक मॉन्स्टर और बड़े फ्लोर पे ताकतवर मॉन्स्टर। मिचियो सोच रहा होता है कि मुझे ताकतवर होना होगा ताकि मैं एक बार में मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार सकूं, पर मगर ये कैसे होगा? रॉक्साना क्या तुम्हें कोई स्पेल के बारे में पता है? पर मगर रॉक्साना को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मिचियो सोचता है कि जो मेरे को बोनस स्किल मिल रखी है शायद उसका यूज करने का टाइम आ चुका है, पर मगर मेरी एमपी भी काफी ज्यादा कम है तो मैं उसे यूज नहीं कर पाता। तभी रॉक्साना कहती कि मास्टर आपका क्रिस्टल रेड हो चुका है, पर मगर रॉक्साना का भी ब्लैक होता है क्योंकि लीथल अटैक करने वाले पर्सन ही मैजिकल पावर को पा सकते हैं। तभी मिचियो को अपनी स्क्रीन में क्रिस्टलाइजेशन अपडेट का मैसेज आता है और जब वो अगली बार मॉन्स्टर को किल करता है तो उसका क्रिस्टल पर्पल हो चुका था। रॉक्साना कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर जो क्रिस्टल इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे हो रहा है? पर मगर रॉक्साना कहती कि मास्टर जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलता तो आप किसी को मत बताना। दरअसल जो ये सारी स्किल होती है वो हमारे लड़के की होती है। रॉक्साना कहती कि इसके बाद आपके पास ग्रीन क्रिस्टल आएगा जिसकी कीमत 10,000 नार होती है और जो पीला क्रिस्टल होता है उसकी कीमत 1 लाख नार होती है। अभी मिचियो को पैसों की जरूरत नहीं होती तो वो क्रिस्टल अपग्रेड को बंद कर देता है और पार्टी मेंबर्स में जाकर जब वो चेक करता है तो उसे सारी की सारी रॉक्साना की स्किल दिखाई दे रही थी। यहाँ पे रॉक्साना की शॉर्ट स्किल काफी ज्यादा अच्छी होती है तो वो उसे चेंज नहीं करता, पर मगर मिचियो पूछते कि तुम हीलिंग मैजिक का यूज कर सकती हो? रॉक्साना बताती तो हमें मॉन्क स्किल का यूज करना होगा, पर मगर मॉन्क बनने के लिए उन्हें बेर हैंड मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। मिचियो कहते कि ठीक है अब हम अपने फिस्ट से फाइट करेंगे मॉन्स्टर से। अगला मॉन्स्टर जब आता है मिचियो को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, पर मगर रॉक्साना को कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो उसकी जोरदार पंच मार देती है, पर मगर तभी मिचियो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और जब वो स्टेटस विंडो में चेक करता है तो कुछ भी बदला नहीं होता। मिचियो कहते कि ऐसे बात नहीं बनेगी तो वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है कि इससे मैं अटैक करूंगा, जब मॉन्स्टर कमजोर हो जाएगा तो मैं उसे पंच मार के खत्म कर दूंगा। लेकिन जो अपनी कमजोर स्वॉर्ड का यूज करता है वो उतनी ही कमजोर होती जितनी कि उसके पंचेस। लेकिन जो रॉक्सान के पंचेस होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मिचियो कहता है रॉक्सान के पंचेस और जो उसकी देखने की क्षमता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या मैं एक पंच मार के इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता? और जब वो ट्राई करता है तब भी कुछ नहीं होता, उसके स्टैट नॉर्मल होते हैं, पर मगर रॉक्साना का मॉन्क बनने का स्टैट काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसके अंदर पोटेंशियल भी था। मिचियो कहते हैं कि मेरे को भी ताकतवर बनना होगा तो वो अपनी अगली फाइट में अपने स्ट्रेंथ स्टैट को एडजस्ट करता है, लेकिन फिर से वही हो रहा होता है। पर मैं काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार वो पंच मार के मॉन्स्टर को खत्म कर ही देता है और एक मॉन्क बन चुका था। अब जब वो मॉन्क बनी गया होता है तो वो खुद को आराम से हील कर पा रहा होता है और वो कहते कि रॉक्सन अब मैं तुमको बीस्ट वॉरियर से एक मॉन्क बना रहा हूँ। पर मगर रॉक्साना कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है मास्टर, तो हमारे जम के आधार से हमें मिलती है। पर मगर वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। रॉक्साना कहती कि आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। अब वो दोनों बॉस रूम के बाहर होते हैं तो मिचियो कहते कि रॉक्साना चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। और वो गेट खोल के अंदर चले जाती हैं, लेकिन वो कमरा काफी ज्यादा मामूली होता है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक बॉस रूम होगा। पर मगर तभी वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का बॉस आता है जिसका की नाम होता है ओलवुड और वो यहाँ का बॉस होता है। रॉक्साना तुरंत ही उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस बॉस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। मिचियो कहते हैं कि मेरे को लगता है कि मेरे को स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा और वो रश स्किल का यूज करता है और बॉस के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लग जाता है। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने बॉस को बीच से काट दिया था और जब बॉस मर जाते तो उन्हें लीफ मिलती है जो कि मेडिकल हर्ब को बनाने में यूज करी जाती है। लेकिन उस लीफ को पहले रॉक्साना ने उठाया तो उसे हर्बलिस्ट की जॉब मिल चुकी थी, पर मगर जब वो सेकंड फ्लोर में जाते हैं वहाँ पे उन्हें कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा होता। तो हमारा मिचियो कहते हैं कि वापस चलते हैं और एक बार फिर उस बॉस मॉन्स्टर को हराते हैं ताकि मुझे भी हर्बलिस्ट की जॉब मिल सके। और हमें दिखाया जाता है कि पहले वो डंजन से बाहर आते हैं ताकि वापस से बॉस रिस्पॉन्स
रिस्पॉन हो सके। और थोड़ी देर बाद वो डंजन के अंदर जाते हैं। बॉस वापस से रिस्पॉन हो चुका था और मिचू एक अटैक करता है जिस वजह से वो बॉस मारा जाता है। रॉक्साना कहती है कि वो बॉस अभी मैजिक का यूज करने वाला था, पर मगर आपके एक अटैक के अंदर वो कैसे मारा गया। मिचू बताते हैं दरअसल जो मेरे पास ये स्वॉर्ड है ये मैजिक को एब्सॉर्ब कर लेती है और उसी मैजिक का यूज करके काफी ताकतवर ब्लो मारती है। तभी रॉक्साना कहती कि अरे वाह, जो ये स्वॉर्ड है तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी मिचू उस लीफ को उठा लेता है, उसे भी हर्बलिस्ट की जॉब मिल चुकी थी। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा ऐसे मॉन्स्टर से सामना होगा जो कि पॉइजनस होंगे, तो हम इसका यूज करके अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। और उसके दिमाग में अभी आता है कि हाँ, मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करेंगे, अब तो मुझे मेडिसिन को ले लेना चाहिए। और वो मेडिसिन स्टोर पे जाके मेडिसिन खरीद लेता है और अब वो पूरी तरीके से तैयार होता है कि वो सेकंड फ्लोर पे जाए। जो को वहाँ पे जाने के बाद नया मॉन्स्टर मिलता है जिसका की नाम ग्रीन कैटरपिलर था। तो मिचू से तुरंत ही मार देता है और वो एक थ्रेड नाम की आइटम को ड्रॉप कर देता है। और बगल ही में एक ट्री मॉन्स्टर होता है, वो उसे भी खत्म कर देता है। मिचू कहते कि रॉक्साना आखिरकार यहाँ पे डबल मॉन्स्टर क्या कर रहे थे। रॉक्साना बताती है जैसे जैसे करके लेवल बढ़ता है वहाँ पे दो मॉन्स्टर आते चले जाते हैं। बात को सुनने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पे दो और कैटरपिलर होते हैं, एक तो मिचू मार देता है पर मगर कैटरपिलर से जकड़ लेता है अपने थ्रेड में और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नीचे गिरे गिरे मिचू अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करके उस कैटरपिलर को भी खत्म कर देता है। अब वो दोनों बाहर निकल चुके होते हैं डंजन से, पर मगर तभी रास्ते में उन्हें एक अजीब सा पर्सन दिखाई देता है। तो मिचू रॉक्साना को दीवारें पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ कि वो पर्सन कहाँ देख रहा है। रॉक्साना बताती कि ये वही ट्रेडिंग कंपनी है जहाँ से मास्टर आपने मुझे खरीदा था। मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ का कस्टमर नहीं है, पर मगर तभी मिचू उसके ऊपर आइडेंटिफाई मैजिक का यूज करता है तो वो एक बैंडेड निकलता है लेवल 3 का। अब थोड़ी देर बाद वो एलन से बात कर रहे होते हैं। मिचू बताते हैं कि तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर कोई नजर रख रहा है। एलन कहता है कि हाँ, कुछ लोग कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन तभी रॉक्साना कहती है कि सर वो एक बैंडेड था। एलन कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, दरअसल मिचू ने जो यहाँ पे स्लेव को बेचा था ये उसके लिए आए होंगे, क्योंकि कल उस स्लेव को खरीद लिया गया। एक पर्सन मेरे से बार बार सवाल पूछे जा रहा था और दूसरा पर्सन उस स्लेव से बातें कर रहा था, पर मगर जो पर्सन मेरे से सवाल पूछ रहा था आ रहा था कि मैं उनकी बातें ना सुनूं। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसे बेच दिया, उसके ऊपर मेरा हक नहीं है। पर मगर जिसने उसे खरीदा उसने मुझे कहा था कि उसे एक ऐसे कमरे में रखे जहाँ पे लॉक ना हो। मिचू कहता है तो फिर वो तो अंदर बैंडेड को बुला सकता है अपने गेट को खोलकर। कहते हैं कि मेरे को पता है। मिचू कहते हैं कि तुम्हें पता होने के बाद तुम इतने शांत बैठ रखे हो। एलन कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मेरे पास लड़ने वाले स्लेव भी हैं और मुझे नहीं लगता कि जो कुछ बैंडेड है वो उनसे हार जाएंगे। मिचू कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और वो कहते हैं कि रॉक्साना हम चलते हैं। पर मगर रॉक्साना कहती कि मास्टर क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, दरअसल इन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, खासकर वो ओल्ड लेडी जिन्होंने की हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। मिचू पूछता है तो तुम्हें क्या उन ओल्ड लेडी की चिंता हो रही है। रॉक्साना हाँ करती है। मिचू कहते हैं कि ठीक है और वो एलन के पास जाते हुए कहते हैं कि कैसा रहेगा कि तुम मुझे एक दिन के लिए हायर कर लो। एलन कहते हैं कि एज अ बॉडीगार्ड। मिचू हाँ करता है। एलन मान चुका होता है और जो रॉक्साना होती मिचू का शुक्रिया अदा कर रही थी कि वो एक मास्टर होने के बावजूद ये अपने स्लेव की बात सुन रहा है। एलन कहता है कि मैं तुम्हें 1000 यार्ड्स दूंगा और जिन बैंडेड को तुम मारोगे उनके इंटेलिजेंट कार्ड भी तुम रख सकते हो। मिचू इस बात को सुन के मान चुका था। अब मिचू वहाँ से जाते हुए कहता है कि रात को मैं तुम्हारे पीछे वाले गेट से आऊंगा। एलन भी मान चुका था और रात होने के बाद मिचू वहाँ पहुँच चुका होता है। जब वो देखता है एलन के पास काफी ज्यादा हट्टे कट्टे स्लेव होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत भी थी जो कि तुमने मुझे हायर कर लिया। एलन कहते हैं कि बैकअप रखने में क्या ही दिक्कत है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो उन बैंडेड का। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बैंडेड पहुंच चुके होते हैं, सब लोग रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी उनके पास एलन आ जाता है और कहते हैं कि क्या आप दोनों प्लीज ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हो ताकि अगर कोई बैंडेड बच जाए तो आप उन्हें मार देना। मिचू कहते हैं कि ठीक है और हमें ऊपर एक बैंडेड को दिखाया जाता है जो कि बच के भाग रहा था। मिचू कहते हैं कि मैं इसके ऊपर अपनी एक्सचेंज स्किल का यूज करूंगा। दरअसल ये स्किल मिचू की एचपी और माना से दूसरे की एचपी और माना को कम कर देती है, पर मगर अगर सामने वाले की एचपी और माना मिचू से ज्यादा हुई तो मिचू भी मर सकता है। लेकिन मिचू इस रिस्क को उठाता है और वो कहते हैं कि वैसे भी नीचे से फाइट करके आया होगा, ये पक्का थक रखा होगा। जैसे ही वो एक्सचेंज मैजिक का यूज करता है तुरंत ही वो बैंडेड मारा जाता है, पर मगर इससे मिचू भी थक चुका था। रॉक्साना हमारे मिचू को सहारा दे रही होती है खड़े होने के लिए, पर मगर तभी वहाँ पर एलन आते बताता है कि यहाँ पे एक बैंडेड आ चुका है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है कि उस बैंडेड के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और मिचू फ्लोर पे है, तो वो समझ जाता है कि मिचू ने एक्सचेंज मैजिक का यूज करा। तो अपने मन में कहते कि अगर मेरे एमपी और माना कम होता तो अब उस बैंडेड की जगह मेरे टुकड़े हो रखे होते। अब जो सिचुएशन होती है वो काबू हो चुकी थी। मिचू को भी इसका पेमेंट मिल जाता है और वो सीधा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके डंजन के अंदर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड रॉन्डल का यूज करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है ताकि जो उसकी एचपी है और जो उसका माना है जल्दी से जल्दी रिगेन हो सके। और मिचू बताता है कि इक्वल एक्सचेंज का यूज कर उसे यहाँ पे मेज की कैटेगरी मिल
चुकी है और उसके अंदर उसे वाटर, फायर, अर्थ और विंड मैजिक मिल चुका है और वो मैजिक उसे नोबल लेवल पे मिला होता है। मिचो तुरंत ही फायर मैजिक का यूज कर देता है जिससे कि काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। रॉक्साना कहती कि मास्टर आखिरकार आपने इसका इस्तेमाल कैसे करा, आप तो एक वॉरियर हो, ये तो सिर्फ मेज यूज कर सकते हैं। मिचो रॉक्साना से कहते कि तुम चिंता मत करो, दरअसल मैं थोड़ा सा खास हूँ, सब चीजों का मैं आराम से यूज कर सकता हूँ, पर मैं तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। अब मिचो अपने फायर स्पेल का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहा था लेकिन वो मॉन्स्टर मरता नहीं है, तो तुरंत ही मिचो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उसे काट देता है। मिचो कहता है कि मैं ताकतवर हो रहा हूँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ और तुरंत ही वो डिफेंसिव फायरवॉल को बना देता है और कह रहा होता है मल्टीपल मॉन्स्टर को मारने के लिए आखिरकार मैं किस मैजिक का यूज करूँ। तभी वो रॉक्साना को कहते हैं कि चलो अब हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ पे जाके हम मॉन्स्टर्स को हंट करेंगी। सेकंड फ्लोर में आ जाने के बाद दो वुड मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी वो तुरंत ही फायर स्टॉर्म का यूज करता है और उन दोनों को जला के राख कर देता है। मिचो कहता है कि अब मैं बैटल में ज्यादातर मैजिक का यूज करूंगा ताकि रॉक्सान सेफ रहे, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ भी होता है तो बीच में कूद पड़ेगी और अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाएगी। तभी मिचो कहते हैं कि अरे यार, अगर मेरे फायर मैजिक और ताकतवर होता तो मुझे और मजा आता। रॉक्सान बताती कि मैंने सुना है जो मेजिस होते हैं वो अपने साथ एक स्टाफ को लेके चलते हैं। मिचो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, मुझे तो इसकी याद ही नहीं आई, पर मगर जो अगला मार्केट है वो करीब आज से 4 दिन बाद खुलेगा तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। रॉक्साना बताती कि मास्टर आप इसे जल्दी खरीद सकते हो, आपको कुरातन जाना होगा। दरअसल वहाँ पे एडवेंचर्स के लिए काफी सारी शॉप्स हैं और काफी बड़ा लेब्रिंथ भी, यानी कि डंजन। मिचो कहते कि ठीक है, तय हुआ, अगली बार हम वहीं पे जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद वो सेकंड फ्लोर के बॉस के रूम में पहुंचते हैं जो कि काफी बड़ा कैटरपिलर होता है। वो तुरंत ही मिचो के ऊपर अपने थ्रेड से हमला कर देता है, पर मगर मिचो अपने फायर अटैक का यूज करके उसके थ्रेड को जला देता है और यहाँ पे रॉक्सन और मिचो दोनों के दोनों थ्रेड मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके रिवॉर्ड को क्लेम करके वो 3rd लेवल की ओर बढ़ते हैं। पर मगर तभी रॉक्सन बताती कि मास्टर आगे की साइड ही गॉब्लिन आ रहा है। मिचो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने स्पेल को यूज कर पाएगा और तुरंत ही वो उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज कर देता है। पर मगर थोड़ी देर बाद वो गॉब्लिन गायब हो चुका था। मिचो कहते हैं क्या ये इतना कमजोर था, पर मगर मुझे लगा ये ताकतवर होगा और वहाँ पे एक स्टोन गिरता है उसके मरने के बाद। तभी मिचो आगे बढ़कर और भी गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। वो इतने गॉब्लिन्स को हर्ट करते कि उनकी बैग में अब जगह नहीं होती। मिचो कहते हैं तो फिर ठीक है, अब हम गिल्ड में जाके इसके बदले पैसे ले लेंगे। तो गाइस मैं पार्ट 1 को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।